सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स चैनल। आज हम शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल्स का थर्ड लेक्चर। इस लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट के शुरू कर देते हैं। इसके अंदर एक ही टॉपिक कवर करेंगे बच्चे, एंजाइम। आपको पता है इस चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी में एंजाइम का टॉपिक दिया है, इसको मैं सबसे पहले कवर कर रहा हूं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो लिपिड बच गया, कार्बोहाइड्रेट बच गया और न्यूक्लिक एसिड बच गया, ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में रहेगा बच्चे एंजाइम। तो चलिए भाई शुरू कर देते हैं एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। जो एंजाइम होता है बच्चे वो प्रोटीन का बना होता है। जितने भी एंजाइम है वो सारे, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स किसके बने हैं बच्चे? प्रोटीन्स के बने हैं। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो प्रोटीन के नहीं है, यानी कि कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जो प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं। यहां पे लिखा है मैंने, सारे जो एंजाइम है वो प्रोटीन के नहीं है, नॉट ऑल। क्योंकि जो आरएनए होते हैं वो भी एंजाइम की तरह बिहेव कर सकते हैं, एंजाइम की तरह एक्ट कर सकते हैं बच्चे। उन एंजाइम को बोलेंगे राइबोजाइम। क्या बोलेंगे बच्चे? राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है? एक टाइप का आरएनए है जो एंजाइम की तरह एक्ट करता है। बोलो, बात समझ में आती है? अगली लाइन देखो बच्चे, जो प्रोटीन होता है उसकी 3D स्ट्रक्चर चाहिए होती है अगर एंजाइम की तरह काम करना है उस सब्सटेंस को, तो जो कि बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म बताई थी आपको प्रोटीन की। प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। इन चारों में से जो थर्ड यानी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर था वो बायोलॉजिकल एक्टिव था, वो फॉर्म होती है एंजाइम्स के अंदर। बात समझ में आती है? इस फॉर्म के अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने पॉकेट्स वर्ड बताया था आपको, जिन्हें बोलते हैं एक्टिव साइट। इसी एक्टिव साइट से सबस्टेंस अटैच होता है बच्चे। क्या अटैच होता है? सबस्टेंस अटैच होता है। जो एंजाइम होता है और एक होता है कैटलिस्ट। देखो बच्चे, केमिस्ट्री में हम कैटलिस्ट पढ़ाते हैं आपको, कोई भी रिएक्शन को फास्ट करता है, और एंजाइम भी यही काम करता है। लेकिन एंजाइम होता है बॉडी के अंदर और कैटलिस्ट होता है लैब के अंदर, केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं उसको। बात समझ आती है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके सामने। जो एंजाइम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं किससे बच्चे? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से। क्योंकि एंजाइम जो होता है वो वर्क करता है एफिशिएंटली एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे और ऑप्टिमम पीएच पे। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो कभी भी काम कर सकते हैं, ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर भी काम कर सकते हैं। एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करेगा, ना ही हाई प्रेशर पे काम करेगा। ये कौन काम करते हैं? कैटलिस्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक वाले। एंजाइम्स जो होते हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच के ऊपर काम करेंगे बच्चे। इनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और जो थर्मोफिलिक जो गर्म इलाकों में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए 80 टू 100 डिग्री सेल्सियस भी ये टेम्परेचर रहता है जिसके ऊपर एंजाइम एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर भी काम कर सकते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का, वैसे वैसे उसकी रेट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो उसका फंक्शन है, जिस रिएक्शन को वो फास्ट कर रहा था वो जल्दी फास्ट करने लगेगा। अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट हो जाती है डबल, है ना? रेट क्या हो जाती है? डबल, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से। अगर 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है टेम्परेचर तो रेट हो जाती है आधी। रेट क्या हो जाती है बच्चे? हाफ हो जाती है। तो ये कुछ लाइनें लिखी भाई एंजाइम के बारे में। एंजाइम सारे प्रोटीन के बने होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। भाई राइबोजाइम एक आरएनए है जो प्रोटीन की तरह एक्ट करता है। प्रोटीन की जो थर्ड स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन की जो थर्ड स्ट्रक्चर होती है वो एंजाइम के अंदर काम आती है, जिसमें एक्टिव साइट होती है बच्चे। जो एंजाइम होता है वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से अलग होता है। एंजाइम जो होता है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करता है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे काम करता है बच्चे। जो थर्मोफिलिक होते हैं उनके लिए टेम्परेचर ज्यादा है, 80 से 100 डिग्री, बाकी 37 डिग्री पे होता है। अगर आप कैटलिस्ट की रेट को डबल करना चाहते हो तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दो। अगर रेट को आधी करना चाहते हो, हाफ करना चाहते हो, तो 10 डिग्री सेल्सियस कम कर दो टेम्परेचर को। इसके बाद इधर आओ बच्चे, टेम्परेचर को अगर मैं एंजाइम की एक्टिविटी से रिलेट कर दूं कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे एंजाइम एक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है, तो हमने देखा कि कुछ ऐसा कर्व हमें मिला। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मैक्सिमम एक्टिविटी आई एंजाइम की, इसे बोलेंगे बच्चे ऑप्टिमम टेम्परेचर, ओटी। क्या बोलेंगे? ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये वाला जो टेम्परेचर है इसको क्या बोल रहा हूं मैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर बोल रहा हूं भाई। इससे कम टेम्परेचर पर भी एंजाइम काम नहीं कर रहा, इनएक्टिव है, कम काम कर रहा है। इससे ज्यादा टेम्परेचर पे तो टूट ही गया है, डी नेचर होना। जो एंजाइम है बच्चे प्रोटीन का बना है और प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे टूट जाता है, डी नेचर हो जाता है उसका। तो ये काम हो जाता है भाई, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ज्यादा काम करेगा, उससे कम पे भी नहीं करेगा, उससे ज्यादा पे तो टूट ही जाएगा। अगर मैं पीएच को एंजाइम की एक्टिविटी से रिलेट कर दूं तो सेम ग्राफ आएगा बच्चे। ऑप्टिमम पीएच जहां पर मैक्सिमम
काम हो रहा है एंजाइम के द्वारा। इससे पहले भी पॉजिटिव स्लोप है कर्व की, इसके बाद नेगेटिव स्लोप है कर्व की। इससे पहले एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही थी, इसके बाद एक्टिविटी धीरे धीरे घट रही है। जैसे जैसे पीएच बढ़ाओगे, पहले तो एक्टिविटी बढ़ेगी लेकिन एक टाइम के बाद घटने लगेगी। जिस टाइम पे घटने लग रही है वो मैक्सिमम एक्टिविटी का एरिया है, उसे ऑप्टिमम पीएच बोलेंगे। बोलो बात समझ में आती है? स्लाइड का एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बात समझ आती है क्या? बहुत ही बढ़िया। पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। आगे बढ़ रहा हूं बच्चे अगली स्लाइड पे, ध्यान से देखो। फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है भाई, नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन केमिकल रिएक्शन के अंदर न्यू केमिकल और न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, नया केमिकल बनेगा बच्चे। बात समझ आती है? जैसे देखो इधर एग्जांपल है टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ना। आप सब ये टिपिकल एग्जांपल कर सकते हो। पेपर को अगर फाड़ोगे तो वो क्या होगा? फिजिकल रिएक्शन होगा, उसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना है। लेकिन अगर आप पेपर को बर्न कर देते हो, यहां पे एक और एग्जांपल लिख सकता हूं मैं आपके सामने, पेपर की बर्निंग, पेपर बर्निंग। अगर पेपर को जला देते हो तो नया प्रोडक्ट ही बन गया, एश ऑफ द पेपर बन गई। वो क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गई। इसका एक एग्जांपल लिखा है, देखो बच्चे। आइस होती है, आइस, इसको आप हीट करते हो तो वाटर बनता है, इसको आप हीट करते हो तो वेपर बन जाती है बच्चे। इन तीनों का ही, आइस का भी फॉर्मूला H2O, वाटर का भी फॉर्मूला H2O और वेपर का भी फॉर्मूला H2O। इनमें केमिकली फॉर्म में कोई चेंज ही नहीं हुआ है, कोई नया सबस्टेंस बना ही नहीं है। तीनों एक ही तो सबस्टेंस है, बस स्टेट अलग अलग है। लेकिन यहां पर जब हम आते हैं, पहला तो एग्जाम्पल लिखा है इनऑर्गेनिक रिएक्शन से, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है भाई। जैसे H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बन गया? H2O बन गया। ये पहले अलग सब्सटेंस था H प्लस, ये पहले अलग था OH माइनस, अब क्या बन गया? H2O, एक नया सब्सटेंस बन गया। जैसे लिखा BaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4 ने रिएक्शन की, BaSO4 और 2H2O बने। ये नए प्रोडक्ट है, जो पहले नहीं थे वो बन गए हैं, यानी कि ये केमिकल चेंज होगा। ऑर्गेनिक रिएक्शंस को आप मेंशन कर सकते हो यहां पर। जैसे स्टार्च आया, क्या आया बच्चे? स्टार्च। इसको पानी पिलाया, H2O ऐड किया, क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। अब ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होगा बच्चे। रेस्पिरेशन में पहला स्टेप आता है ग्लाइकोलाइसिस, डिटेल में पढ़ाऊंगा जब रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप होते हैं बच्चे, अभी तक ध्यान में रखो। और 10 स्टेप के अंदर 10 अलग अलग एंजाइम आते हैं, 10 डिफरेंट एंजाइम्स आते हैं भाई। ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होने पे 2 पाइरुविक एसिड बन जाता है, जिसे 2 पाइरुवेट कह सकते हैं। अगर इसको ऑक्सीजन मिलती है तो ये क्रेब साइकिल में जाता है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चला जाता है, ETS में चला जाता है। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये लेक्टेट फर्मेंटेशन कर सकता है। अगर इसे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कर सकता है। लेक्टेट फर्मेंटेशन करता है बच्चे मसल्स के अंदर, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है ये यीस्ट के अंदर। बोलो बात समझ में आती है? तो ये जो रिएक्शंस है ये केमिकल चेंज है, यहां पर नए नए सबस्टेंस बन रहे हैं। पहले वाले सबस्टेंस नहीं है, नए बन रहे हैं। यहां पर कोई नया सबस्टेंस नहीं बन रहा है। तो आप देख सकते हो भाई, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन आपके सामने है विथ एग्जांपल। इसको नोट करेंगे फटाफट पोज करके, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बोलो बात समझ में आती है? बहुत ही बढ़िया। अगली स्लाइड पे लेके चलूंगा बच्चे आपको। रेट और वेलोसिटी क्या होती है? देखो बच्चे, रेट का मतलब होता है कितनी रिएक्शन हो रही है पर यूनिट टाइम। अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्टेंट खत्म हो रहा है। एक सेकंड में कितना अमाउंट बन रहा है प्रोडक्ट का, दैट इज रेट। और एक सेकंड में कितना रिएक्टेंट कम हो रहा है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान से देखना, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम्ड, और प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। एक टाइम में कितना प्रोडक्ट बनेगा या कितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, वही क्या है बच्चे? रेट। जैसे A और B मिलकर क्या बन रहा है? C बन रहा है। इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट लिखूंगा तो डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, डेल्टा A चेंज इन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट A अपॉन डेल्टा T, जितना टाइम लगा चेंजिंग में। इसके आगे नेगेटिव है क्योंकि ये कम हो रहा है अमाउंट। और इसे आप ये भी लिख सकते हो रेट को डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, वो भी माइनस के साथ। डेल्टा B के अमाउंट में कितना चेंज हुआ, माइनस दिखा रहा है कि ये अमाउंट कम हो रहा है। और dt है टाइम का फ्रेम बच्चे। और dc अपॉन dt, यहां पर C प्रोडक्ट है तो इसके आगे प्लस आएगा, इसका अमाउंट बढ़ रहा है। dc का मतलब है डेल्टा C, पढ़ सकते हो इसे, C की अमाउंट में कितना चेंज हुआ वो। तो ये है बच्चे रेट। वेलोसिटी का मतलब क्या है? अगर इस रेट के अंदर आप डायरेक्शन को मेंशन करो तो वो वेलोसिटी बन जाएगी बच्चे। इफ डायरेक्शन इज मेंशनड, रेट इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ही क्या है? वेलोसिटी है। बस मेंशन क्या करना है? डायरेक्शन। एक एक लाइन नोट कर सकते हो बच्चे, फटाक से पॉज करके नोट करेंगे, फटाक से पॉज करके नोट करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। आखिर एंजाइम के आने से, कैटलिस्ट के आने से रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है? क्या बिना कैटलिस्ट के बॉडी नहीं चल सकती? क्या रिएक्शन नहीं हो सकती? क्या इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये स्लाइड है बच्चे। एक रिएक्शन है हमारे पास H2O प्लस CO2, वाटर के अंदर CO2 की रिएक्शन हो रही है बेसिकली, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड यहां पर बन रहा है। कार्बोनिक एसिड यहां पर बन रहा है बच्चे। ये बॉडी के आउटसाइड करवा रहे हैं रिएक्शन किसी लैब के अंदर। इसके अंदर कोई एंजाइम हमने नहीं डाला है, बात समझ आती है। तब हमने नोटिस किया कि इस रिएक्शन में 200 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं इस कार्बोनिक एसिड के 1 आवर के अंदर। 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल, 200 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं विदाउट एनी एंजाइम इन द लैब। अगर इसी रिएक्शन को किसी बॉडी के अंदर देखा जाए, H2O CO2 फिर से कंबाइन हो रहे हैं, फिर से कार्बोनिक एसिड बन रहा है हमारे सामने, बट यहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये क्या है बच्चे पूरा नाम है एनहाइड्रेज। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यहां पर काम करता है तो 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो भी 1 सेकंड में। आप डिफरेंस नोटिस कर पा रहे हो? 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे और 1 सेकंड में 6 लाख बनने लगे। क्या रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो गई? बिल्कुल 1 करोड़ टाइम्स क्या हो गई है, रेट फास्ट हो गई है। किसकी वजह से? इस एंजाइम की वजह से। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम इन एनी रिएक्शन। इतना ज्यादा फास्ट कर सकता है कोई एंजाइम किसी रिएक्शन को। इस एंजाइम को फास्टेस्ट एंजाइम बोलते हैं बच्चे, फास्टेस्ट। इससे फास्ट एंजाइम अभी तक नोटिस ही नहीं किया गया है, इतना फास्ट है। इसलिए यही एग्जांपल दिया गया है आपको बिल्कुल एंजाइम को विजुअलाइज करवाने के लिए। बिल्कुल पॉज करके नोट करेंगे आप इसे, उसके बाद में आगे लेके चलता हूं। अगली स्लाइड देखो बच्चे। एंजाइम की एक्टिविटी, आपको पता है एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर, पीएच पे कैसे डिपेंड करती है, पहले ही बता दी। यहां पर मैं बता रहा हूं कि रिएक्शन जब होती है तो एनर्जी का क्या फंडा है। यहां पर लिख देता हूं रिएक्शन की प्रोग्रेस, रिएक्शन कितनी हुई। यहां पे मैंने मेंशन किया है एनर्जी का लेवल, एनर्जी कितनी है जो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो सबस्टेंस है। एनर्जी किसकी है? ये सबस्टेंस की। यहां पे एस लिख रहा हूं ब्रैकेट में। यहां पर मैं एक डॉट लगा रहा हूं बच्चे, अलग कलर से लगा दूं आपके लिए, रेड से। ये जो डॉट है ये डिनोट करता है रिएक्टेंट को। किसे बच्चे? रिएक्टेंट को। और ये रिएक्टेंट की एनर्जी डिनोट कर रहा है बेसिकली। और ये जो डॉट है ये प्रोडक्ट की एनर्जी डिनोट कर रहा है। बात समझ आती है? आप देख सकते हो रिएक्टेंट के कंपेयर में प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, बोलो है। इसलिए यहां पर एनर्जी बाहर निकलेगी जब रिएक्शन होगी, लेकिन इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं होने वाली है। ध्यान से देखो, जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहेगा तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। यहां से इसको एनर्जी देना स्टार्ट किया, ये जो पिंक कलर वाली लाइन है इसे ऑब्जर्व करो, यहां से एनर्जी देना स्टार्ट किया, यहां तक देते गए एनर्जी। ये इतनी जो एनर्जी दी है ना, इसे बोलते हैं अपन एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये लिखा हुआ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी। कुल मिला के हमने सबस्टेंस को, रिएक्टेंट को एक्टिव किया है प्रोडक्ट बनाने के लिए। दैट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी। यहां से लेकर रिएक्टेंट यहां पर था, ध्यान से देखो, ये यहां पर था, यहां से देना स्टार्ट किया, यहां तक देते गए। ये जो एनर्जी है ये क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। बात समझ आती है? अब ध्यान से सुनना। अब ये ट्रांजिशन स्टेट आ चुकी है, जब मैक्सिमम एनर्जी पे है सबस्टेंस, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। अब ये क्या करेगा? अब ये धीरे धीरे वापस एनर्जी लूज करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा और यहां पर आके इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो बात समझ में आती है? मैंने क्या कहा? रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है प्रोडक्ट बनाने के लिए। जितनी एनर्जी दी है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिव कर रहे हैं उस रिएक्टेंट को, वापस वो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा एक्टिव होती। एक्टिवेशन की मैक्सिमम एनर्जी को स्टेट है, उसे ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे बच्चे। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से। इसमें कोई एंजाइम अभी इन्वॉल्व नहीं किया था, अब कर रहा हूं इसमें एंजाइम इन्वॉल्व। जब एंजाइम आएगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम देनी पड़ी, बस इतू सी, ये वाली इतू सी, बस इतू सी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी। ये एक्टिवेशन एनर्जी ही है। देखो ये लिखा हुआ मैंने, एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए जब इस रिएक्शन में एंजाइम आ जाएगा तब एक्टिवेशन एनर्जी मात्र इतनी सी देनी पड़ेगी। बात समझ आई? इट डिमांड्स, इट रिड्यूस ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जी। ये क्यों रिड्यूस हुई है? बाइंडिंग एनर्जी के कारण। ये जो एनर्जी बच गई ये क्या है बच्चे? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है भाई? जब एंजाइम और रिएक्टेंट जुड़ते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ध्यान से सुनना बच्चे, ये रिएक्टेंट है अपने पास,
इसे प्रोडक्ट बनाना है, इसे जितनी एनर्जी देंगे वो एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर एंजाइम नहीं होगा तो बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ये रिएक्टेंट था, बात समझ आती है। इस रिएक्टेंट के पास एंजाइम नहीं है तो बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी दी, फिर प्रोडक्ट बना। अगर इसके पास एंजाइम आ जाए तो एंजाइम और सब्सटेंस जुड़ गए, इनके जुड़ने से कुछ एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी इसको मिल गई, तो इसकी एनर्जी इतनी हो गई। अब थोड़ी सी एनर्जी बची है, वो एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी इतनी सी। ये जो यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। इसके बाद जो थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ी वो है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है, किसके कारण? बाइंडिंग एनर्जी के आने के कारण। बाइंडिंग एनर्जी कहां से आई? जब रिएक्टेंट और एंजाइम बाइंड हुए तो रिलीज होने वाली एनर्जी क्या है बच्चे? बाइंडिंग एनर्जी है। ये लिखा हुआ आपके सामने, बोलो बात समझ में आती है? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब एंजाइम आता है तो रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत कम कर देता है, जिससे रिएक्शन बहुत इजीली होने लगता है। इजीली होने के कारण वो रिएक्शन फास्ट होने लगता है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सो का मतलब भी बाहर होता है, आउट होता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडो का मतलब भी इन होता है, अंदर होता है। एक्सोथर्मिक एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी तो रिएक्टेंट की एनर्जी बाहर निकलेगी, फिर प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। ध्यान से देखो, ये रिएक्टेंट ऊपर, प्रोडक्ट नीचे, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। एंडोथर्मिक एनर्जी अंदर आएगी, रिएक्टेंट के अंदर एनर्जी आएगी तब प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। ये देखो रिएक्टेंट, ये देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की एनर्जी यहां पर ज्यादा है। तो ऐसे ग्राफ को आइडेंटिफाई करना भी आपको आना चाहिए, कौन सा एक्सोथर्मिक है और कौन एंडोथर्मिक है। तो एक एक पॉइंट को आप ड्रॉ कीजिए बच्चे, नोट कीजिए इस वीडियो को पॉज करके। उसके बाद बहुत ही बढ़िया से आगे लेके चलता हूं आपको अगली स्लाइड पे। आई होप आप सबने नोट किया है भाई। अगली स्लाइड पे अपन पहुंच सकते हैं। कैसे आखिर एंजाइम एक्शन करता है? एक्शन कैसे करता है? देखो बच्चे, पहले मैं ये स्लाइड बताता हूं आपको एंजाइम एक्शन कैसे करता है। ये ग्रीन कलर का मैंने एंजाइम बनाया, ये इसकी येलो कलर से एक्टिव साइट लिखी, इसके ऊपर ये पिंक कलर का सब्सटेंस आके जुड़ा। बोलो जुड़ गया? जुड़ गया। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये जो सब्सटेंस जुड़ा है ये अच्छे से फिट होगा, एक्टिव साइट के एक एक कोने को फिल करेगा, अच्छे से फिट हो जाएगा इसके अंदर। एंजाइम और सब्सटेंस का कॉम्प्लेक्स बन गया है। एंजाइम और सब्सटेंस जुड़े, एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके बाद ये जो सब्सटेंस है इसको मॉडिफाई करेगा ये एंजाइम प्रोडक्ट के अंदर। यहां पर सब्सटेंस जुड़ा था, उसी का क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया बच्चे। अब प्रोडक्ट और एंजाइम है तो एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो आप, बन गया। इसके बाद क्या होगा, जब प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। अब ये प्रोडक्ट वापस बाहर निकल गया, प्रोडक्ट क्या हो गया? रिलीज, और एंजाइम वापस बच गया। ये जो बचा हुआ एंजाइम है ना बच्चे, ये वापस इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। एंजाइम कभी खत्म नहीं होता, जैसा का जैसा वापस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने चला जाता है। अब आओ देखें इस टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी की लाइन से। फर्स्ट, सबसे पहले जो सब्सटेंस होता है वो बाइंड करता है, वो जुड़ता है बच्चे एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम के ऊपर। एंजाइम की एक्टिव साइट पे सब्सटेंस जुड़ेगा। उसके बाद फिट होता है, फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के अंदर अच्छे से फिट हो जाता है भाई। इसके बाद क्या होता है, द बाइंडिंग साइट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस की बाइंडिंग साइट है वो इंड्यूस करती है एंजाइम के अंदर। अल्टर का मतलब होता है चेंज, एंजाइम के अंदर चेंज होने लगते हैं। इसके बाद उसकी शेप में चेंज होने लगते हैं ताकि मोर टाइटली अटैच हो सके सब्सटेंस एंजाइम से। चेंज किसमें हुआ? एंजाइम में। किसने किया बच्चे? जो सब्सटेंस की बाइंडिंग साइट है उसने। क्यों किया? ताकि अच्छे से अटैचमेंट हो सके अराउंड द सब्सटेंस, सब्सटेंस के चारों तरफ टाइटली अटैचमेंट हो सके। आगे देखो, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रोक्सिमल ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस के बहुत पास में आ चुकी है एक्टिव साइट। ब्रेक करती है ये एक्टिव साइट केमिकल बॉन्ड्स को सब्सटेंस के और बना देती है नए बॉन्ड्स। किसके बीच में? सब्सटेंस और एंजाइम के बीच में बच्चे, जिससे प्रोडक्ट बनेगा। अब इससे बोलो बात समझ में आती है? एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स बना, उस सब्सटेंस का प्रोडक्ट बना दिया तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स यहां पर बन गया है। एंजाइम जो है वो रिलीज हो जाता है बच्चे प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट से रिलीज हो जाता है ना, एंजाइम रिलीज कर देता है प्रोडक्ट को, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी, जो वापस एंजाइम है वो रेडी है टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, वापस उस रिएक्शन में जाने के लिए, अनदर मॉलिक्यूल से जुड़ने के लिए। यानी कि एंजाइम का कुछ बिगड़ा ही नहीं, पूरी रिएक्शन कर दी, बिगड़ा ही नहीं, वापस से करने चला गया। यानी कि लिटिल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज इनफ टू क्रिएट मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स। बहुत कम अमाउंट भी क्या है? बहुत ज्यादा है बच्चे। थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन, एक बार फिर से एंजाइम कर सकता है, फिर से कर सकता है, फिर से कर सकता है। बोलो एक एक वर्ड समझ में आता है?
ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, आप अच्छे से समझ सकते हैं इनको, और ये आप अच्छे से नोट कर सकते हैं पॉज करके। अच्छे से नोट कीजिए बच्चे, जल्दी से पॉज करके इसको बढ़िया से नोट करेंगे, कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ सकता हूं मैं। अब आओ बच्चे, अब समझाता हूं आखिर ये एंजाइम किससे अफेक्ट होता है। टेम्परेचर से होता है, पहले ही पढ़ा दिया। पीएच से होता है, पहले ही पढ़ा दिया। जो पहले ही पढ़ा दिया वो मार्क भी करवा दूं। देखो बच्चे, ये पीएच लिखा मैंने, ये एंजाइम की एक्टिविटी लिखा, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इस पीएच को, ये डॉट डॉट लाइन, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये ऑप्टिमम पीएच का पॉइंट होगा बच्चे। टेम्परेचर के साथ पहले ही पढ़ा दिया, टेम्परेचर कुछ बढ़ेगा तो रिएक्शन की रेट भी बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने पे नहीं बढ़ेगी। जहां पर मैक्सिमम रहेगी रेट, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे बच्चे, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलेंगे। बात समझ में आती है। ये ग्राफ अभी समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से। जब हम रिएक्शन को करवा रहे हैं, उस रिएक्शन में सब्सटेंस को और डालेंगे, तो क्या सब्सटेंस से ही प्रोडक्ट बनेगा? बिल्कुल। तो क्या सब्सटेंस जितना ज्यादा डालेंगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा? प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, इसका मतलब रेट ज्यादा होगी। सब्सटेंस को ऐड करने से, ऑन द एडिंग ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है। यहां पर जो ग्राफ बना रहा हूं बच्चे, वो बना रहा हूं वेलोसिटी के बीच में, रेट के बीच में, और यहां पर है सब्सटेंस की कंसंट्रेशन, सब्सटेंस की अमाउंट। सब्सटेंस बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगी, इतना आइडिया दिया अभी आपको। देखो बढ़ भी रहा है, बढ़ भी रहा है, बढ़ भी रहा है। कंसंट्रेशन बढ़ाया, रेट बढ़ी, कंसंट्रेशन बढ़ाया, रेट बढ़ी, रेट बढ़ी। लेकिन 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 यहां पर आते ही कंसंट्रेशन तो बढ़ा ही रहा हूं, बढ़ रही है कंसंट्रेशन, लेकिन रेट रुक गई भाई साहब, रेट बढ़ी नहीं रही। क्यों? क्योंकि रेट कौन डिसाइड करता है? एंजाइम। आपने एंजाइम थोड़ी डाला, आपने तो सब्सटेंस डाला। जितने भी एंजाइम थे वो लगातार काम करने लगे, रेट उतनी ही आएगी। बोलो, बात समझ में आती है? रेट उतनी ही आएगी, एंजाइम पे डिपेंड कर रही है रेट। यानी कि ये जो रेट है, क्या रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसे लिखा है वी मैक्स, वेलोसिटी मैक्सिमम ऑफ द रिएक्शन। इस वेलोसिटी का जो आधा है उसे लेबल किया है वी मैक्स अपॉन 2। ये हाईएस्ट वेलोसिटी, तो इसकी आधी वेलोसिटी को भी लेबल कर दिया इस ग्राफ में। जब रिएक्शन की वेलोसिटी आधी होगी, इस टाइम पे कितनी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है, इसे बोलते हैं Km। क्या बोलते हैं बच्चे? Km। Km क्या है? मिशेली का कांस्टेंट। M का मतलब है मिशेली। M का मतलब क्या है बच्चे? मिशेली इज कांस्टेंट। M का मतलब मिशेली, K का मतलब कांस्टेंट है। यहां पर बात समझ आई? जब हम सब्सटेंस डालेंगे किसी रिएक्शन में तो उसकी रेट बढ़ेगी। एक टाइम आएगा जब कितना ही सब्सटेंस डाल लो, रेट नहीं बढ़ेगी, रेट हो गई मैक्सिमम। उस मैक्सिमम रेट की आधी रेट पर जितनी कंसंट्रेशन थी सब्सटेंस की, वो कंसंट्रेशन क्या है बच्चे? मिशेली का कांस्टेंट Km है। बात समझ में आती है? अगर Km कम होता है, क्या होता है? Km कम होता है। Km कम है, इसका मतलब कंसंट्रेशन कम है और वेलोसिटी की आधी रेट आ चुकी है, मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी रेट आ चुकी है। अगर किसी रिएक्शन का Km कम है, यानी कि बहुत कम कंसंट्रेशन पर भी आधी वेलोसिटी आ चुकी है मैक्सिमम की, यानी कि बहुत कम कंसंट्रेशन पे भी आ रही है, जरूर एंजाइम और सब्सटेंस में एफिनिटी बहुत ज्यादा है, तभी ये हो सकता है। बहुत ज्यादा एफिनिटी होगी, बहुत ज्यादा रिएक्शन होगी, तभी तो। थोड़ी सी कंसंट्रेशन पर Km बहुत कम है, तब भी आधी वेलोसिटी आ जाएगी। समझ में आता है? एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सब्सटेंस क्या है? मोर है, मोर है, मोर है। यही तो समझाया है। एफिनिटी मोर है तभी रिएक्शन फास्ट फास्ट हो रही है। क्लियरिटी है बच्चे? Km कम है इस चीज का। रिएक्शन क्या है बच्चे? एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। अगर Km कम है तो रिएक्शन बहुत तेजी से हो रही है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। एक एक वर्ड नोट करो, ग्राफ को ड्रॉ करो पॉज करके। एक सेकंड में आगे लेके चलता हूं बच्चे। 23 मिनट का लेक्चर हो चुका है, 30 मिनट में समाप्त करना है हमें लेक्चर। इसको देखो ध्यान से। ये क्या है बच्चे? Km है। Km क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन हाफ वेलोसिटी, हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी आप कह सकते हो। ये पूरा का पूरा ग्राफ अभी जो दिखाया वही बनाया हुआ है। उम्मीद करता हूं एक भी लाइन कंफ्यूज आपको नहीं करेगी। अब बात करता हूं बच्चे इनहिबिटर के टॉपिक पे। एंजाइम को कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो इनहिबिट करते हैं, जो रोक देते हैं। कैसे रोकेंगे? ध्यान से देखना। एक एंजाइम है बच्चे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ये कौन से सब्सटेंस से जुड़ता है बच्चे? ये सक्सिनेट से जुड़ता है। इस सक्सिनेट के जैसा थोड़ा मिलता जुलता मेलोनेट सब्सटेंस होता है जो इसको इनहिबिट करता है, वो इसका इनहिबिटर है। जो सक्सिनेट है बच्चे वो कुछ ऐसा दिखता है, COH CH2 CH2 COH, लेकिन जो इनहिबिटर है वो COH CH2 और COH ऐसा दिखता है। बात समझ आती है? इनकी स्ट्रक्चर को अगर आप नोटिस करो तो ये कैसा दिख रहा है आपको? लगभग सेम दिख रहा है। सेम कहां से होते हैं? जो इनहिबिटर होते हैं वो सेम होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? सेम। लेकिन कहां से?
बाइंडिंग साइट से, बाकी जगहों से सेम हो जरूरी नहीं है। एंजाइम को पता नहीं चलेगा कि सब्सटेंस है या इनहिबिटर है, यानी कि बाइंड होने वाली जगह से सेम होते हैं कौन, इनहिबिटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर बात समझ में आती है। दोनों की स्ट्रक्चर सिमिलर होती है भाई, आइडेंटिकल होती है लगभग, इसलिए एंजाइम पहचान नहीं पाता, वो जुड़ जाता है। ये एंजाइम है बच्चे, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये सब्सटेंस है, और ये क्या है, ये इनहिबिटर है। इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो ये नहीं जुड़ेगा और ये जुड़ जाएगा, और रिएक्शन होगी ही नहीं। जो रिएक्शन डिजायरेबल थी वो रिएक्शन होगी नहीं। बोलो बात समझ में आती है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस टॉपिक के अंदर। अब मैं आपको बताता हूं बच्चे एंजाइम इनहिबिटर का टॉपिक। तीन टाइप के हो सकते हैं इनहिबिटर। एक होता है कॉम्पिटिटिव, जो कॉम्पिटिशन करेगा। एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव, जो कॉम्पिटिशन ही नहीं करेगा। एक होता है एलोस्टेरिक फीडबैक टाइप का इनहिबिशन। सबसे पहला कॉम्पिटिटिव, इसके अंदर बच्चे स्ट्रक्चर जो होती है वो रिजेंबल करती है सब्सटेंस से। किसकी स्ट्रक्चर, इस इनहिबिटर की। जो इनहिबिटर है वो तीन टाइप के हैं। कॉम्पिटिटिव जो होता है वो स्ट्रक्चर सेम रखता है सब्सटेंस से, ये बाइंड कर जाता है एक्टिव साइट से, रिवर्सिबली वापस भी हट सकता है, रिवर्सिबली बाइंड करता है किससे, एक्टिव साइट से। बात समझ आती है। ये इफेक्ट रिवर्स्ड, इसका इफेक्ट रिवर्स कर सकते हो आप, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। अगर आपने सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो कंपटीशन को आप कम कर सकते हो, ये रिवर्सिबल है। बात समझ आती है। इधर देखो, ये बाइंड कर एक्टिव साइट पे नहीं करता, एक्टिव साइट के अलग किसी जगह पे बाइंड करता है, अलग जगह पे बाइंड करके एंजाइम को ही बदल देता है, एंजाइम की एक्टिव साइट ही बदल देता है। उसके बाद वो एंजाइम उस सब्सटेंस से, रियल वाले सब्सटेंस से जुड़ेगा ही नहीं। बात समझ आई। ये एक्टिव साइट से नहीं जुड़ रहा, ये एक्टिव साइट से जुड़ता है। एक्टिव साइट ही नहीं है तो अब सब्सटेंस किससे जुड़े, रिएक्शन नहीं होगी। ये एक्टिव साइट की जगह दूसरी साइड से जुड़ेगा और एक्टिव साइट को ही बदल देगा, फिर जुड़ेगा ही नहीं, रिएक्शन होगी नहीं। ये इरिवर्सिबल है बच्चे। अगर एंजाइम की एक्टिव साइट बदल गई तो आप कुछ भी करके उस एंजाइम को ठीक नहीं कर पाओगे। यहां पर अगर इनहिबिटर जुड़ रहा है तो आप सब्सटेंस को ज्यादा डालोगे, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वापस सब्सटेंस जुड़ने लग जाएगा, क्योंकि एंजाइम तो वैसा का वैसा है। यहां पर एंजाइम ही खराब हो गया, इसलिए ये इरिवर्सिबल है। यहां पर जो वी मैक्सिमम है वो डिक्रीज हो जाता है, रिएक्शन का डिक्रीज, क्योंकि एंजाइम डिसाइड करता है ना वी मैक्स। तो एंजाइम अगर काम नहीं कर पा रहा है, एंजाइम अगर खराब हो गया तो वी मैक्स क्या हो चुका है बच्चे, डिक्रीज हो चुका है। बोलो बात समझ में आती है। यहां पर जो केम होता है बच्चे वो इंक्रीज हो जाता है सब्सटेंस का, यानी कि अगर आपने इनहिबिटर डाल दिया, सब्सटेंस आप ज्यादा डाले जा रहे हो, तो क्या ज्यादा सब्सटेंस डालने पर मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, और उस मैक्सिमम का आधा भी ज्यादा सब्सटेंस पे आएगा, तो ज्यादा सब्सटेंस यानी कि केएम की वैल्यू ज्यादा। बोलो समझ में आता है, एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए। यहां पर केएम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद एग्जांपल है, इसके बाद एग्जांपल। इधर आओ बच्चे एलोस्टेरिक पे। ये क्या करता है, जो प्रोडक्ट बना है पी वो एक्ट कर जाता है इनहिबिटर की तरह। जैसे सब्सटेंस है, सब्सटेंस से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। सहायता किसकी लेगा, एंजाइम की लेगा। ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है, ये इनहिबिटर की तरह रोकने लग जाएगा इस सब्सटेंस को एंजाइम से जुड़ने से, जिससे रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन गया तो रिएक्शन रुक जाएगी, प्रोडक्ट कम बनाए तो रिएक्शन अभी भी चलती रहेगी। बोलो बात समझ में आता है। अगर लेक्चर फास्ट चल रहा है तो स्पीड को कम कर लेंगे, स्लो तो लग ही नहीं सकता, थोड़ा टाइम का इशू है अभी, है ना, ऑफलाइन भी पढ़ाना है, इसलिए थोड़ा तेजी से रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए लेक्चर, आप उसको समझिएगा, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। एग्जाम्पल देख लो, अब सब समझ में आ गया। यहां पर प्रोडक्ट ऐड करेगा इनहिबिटर की तरह। एग्जाम्पल को डायरेक्टली याद करना है भाई। मेलोनेट इनहिबिटर है और जो सक्सिनेट है वो सब्सटेंस है। किसके लिए, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के लिए। बात समझ में आती है। जो सल्फा ड्रग है वो इनहिबिटर है, जो पाबा है वो सब्सटेंस है, वो फोलिक एसिड सिंथेसिस प्रोसेस के लिए। जो इथेनॉल है बच्चे वो इनहिबिटर है, जो मिथेनॉल है वो सब्सटेंस है बच्चे एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के लिए। बात समझ में आती है। इधर आओ, जो साइनाइड है वो इनहिबिटर है, जो किल्स बाय इनहिबिटरी साइटोक्रोम्स ऑक्सीडेज, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है उसके लिए इनहिबिटर कौन है, साइडेज है बच्चे। इधर आओ, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है बच्चे वो प्रोडक्ट है हेक्सोकाइनेज एंजाइम के लिए। हेक्सोकाइनेज एंजाइम को कौन रोकेगा, यही रोकेगा, यही प्रोडक्ट है, यही इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है। पीआई दोनों साथ में लिखे हैं। बोलो एक एक वर्ड समझ में आता है। बहुत अच्छे से पॉज करके इसको ड्रॉ करेंगे बच्चे, एक भी डाउट होना नहीं चाहिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट में मेंशन करो, फटाफट से सॉल्व किया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन। अब ध्यान से देखो बच्चे, जो एंजाइम होता है, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम वो अलग अलग पार्ट्स में काम करता है, अलग अलग पार्ट्स में। एंजाइम के अंदर प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। अगर ऐसा एंजाइम है जिसके अंदर प्रोटीन के अलावा कुछ है ही नहीं, उसे बोलेंगे सिंपल एंजाइम। प्योर प्रोटीन से बना होता है सिंपल एंजाइम, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन। डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी एंजाइम पढ़ते हो वो सारे यही आएंगे। सिंपल एंजाइम का मतलब खाली प्रोटीन से बना है और कुछ उसमें है ही नहीं।
अगर उसमें और कुछ है, जैसे प्रोटीन पार्ट भी है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, तो उसे बोलेंगे कंजुगेटेड एंजाइम, या फिर इसको आप कॉम्प्लेक्स एंजाइम भी कह सकते हो। बोलो बात समझ में आती है। इसका जो मेच्योर पोर्शन है, जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों को मिलाया गया पूरा एंजाइम का पोर्शन है, इसे बोलेंगे बच्चे होलो एंजाइम। ये पीवाईक्यू है, ये नीट का पीवाईक्यू है बच्चे। होलो एंजाइम किसे बोलते हैं? प्रोटीन नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट को मिलाकर जो एंजाइम बनता है वो होलो एंजाइम होता है। अगर इसके प्रोटीन पार्ट का नाम पूछो तो है एपो एंजाइम। एपो अलग पढ़ो, एंजाइम अलग पढ़ो, एपो एंजाइम। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट का पूछो नाम तो उसका नाम है कोफैक्टर। फैक्टर के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती है। ये क्या है बच्चे? कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट का ही नाम क्या है? कोफैक्टर है। कोफैक्टर दो तरह के हो सकते हैं। अगर वो ऑर्गेनिक है तो अलग है, अगर वो इनऑर्गेनिक है तो वो अलग है। इनऑर्गेनिक के अंदर उसके अंदर मेटल होगा और वो एक्टिवेशन का काम करेगा तो वो मेटल एक्टिवेटर होगा। अगर कोफैक्टर इनऑर्गेनिक है तो वो मेटल एक्टिवेटर होगा। जैसे जैसे जिंक +2 वाला ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट को एक्टिवेट करता है, जैसे कॉपर 2+ वाला ये टाइरोसिन को एक्टिवेट करता है, जैसे निकल और क्लोरीन ये भी आप देख सकते हो यूरेज और सलाइवरी एमाइलेज को एक्टिव करते हैं। तो ये कुछ इनऑर्गेनिक आयंस है जो कि मेटल एक्टिवेटर की तरह काम कर रहे हैं और ये कोफैक्टर है इनऑर्गेनिक टाइप के। अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक है बच्चे तो ये दो तरीके का हो सकता है। ये बहुत टाइटली अटैच हो सकता है भाई, ये बहुत ही लूजली अटैच हो सकता है। अटैच किससे होगा? इस प्रोटीन वाले पार्ट से। एपो एंजाइम और ये जो कोफैक्टर है वो जुड़ेंगे तब क्या बनेगा? होलो एंजाइम बनेगा। बात समझ में आती है? तो एपो एंजाइम और कोफैक्टर अगर टाइटली जुड़े हैं और ऑर्गेनिक भी है तो वो क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अगर लूजली जुड़े हैं, ऑर्गेनिक भी है, तब वो है बच्चे को एंजाइम। ध्यान से देखो, कोफैक्टर और को एंजाइम वर्ड में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। मैंने टेबल बना दी, कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा। इसका एग्जांपल है बच्चे हीम ग्रुप जो कि कैटालेज एंजाइम के अंदर अटैच होता है। यहां पर आता है NAD, FAD और कोएंजाइम A। सारे एग्जांपल मैंने बता दिए, सबकी डेफिनेशन फ्लो चार्ट में है, आप देख सकते हो कौन ऑर्गेनिक है, कौन इनऑर्गेनिक है, कौन किसके साथ जुड़ेगा, किसका क्या नाम है। एवरीथिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर बच्चे। बात समझ आती है? अगली स्लाइड कर दूं आपके सामने, पॉज करके नोट कर लिया आपने, बहुत ही बढ़िया। अब बताता हूं बच्चे एंजाइम का क्लासिफिकेशन। एंजाइम कितने टाइप के हो सकते हैं? देखो बच्चे, एंजाइम की एक होती है क्लास। क्या होती है? क्लास। एंजाइम की 6 क्लासेस एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, बट एंजाइम की सब क्लासेस बहुत सारी हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है। हमें क्लासेस के बारे में ही पढ़ना है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे बच्चे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। इधर क्लास का नाम है, इधर उस क्लास के अंदर आने वाले एंजाइम क्या काम करते हैं, उनका फंक्शन है, इधर उनके एग्जाम्पल है। सबसे पहली क्लास आती है ऑक्सीडो रिडक्टेस। ऑक्सीडेशन भी करेगा, रिडक्शन भी करेगा। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ये दोनों प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन करते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम करते हैं। इसी को डीहाइड्रोजिनेज कहते हैं। डीहाइड्रोजिनेज का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिमूव होना, बाहर निकलना। ये भी तो ऑक्सीजन की ही, ये भी तो ऑक्सीडेशन की ही प्रोसेस है। यहां पर होगा क्या? ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा भाई, है ना? यहां पर हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। बिल्कुल होगा ना? ऑक्सीडेशन रिडक्शन सबको पता है क्या होता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है बच्चे? रिडक्शन है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देख लो, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या है? रिडक्शन। ये पता है आप सबको, 10th क्लास में पढ़ कर आए हो। यहां पर एंजाइम आते हैं डीहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, कैटालेज, पेरोक्सीडेज, ये सारे एंजाइम आते हैं भाई। दूसरी क्लास बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे, यहां पर है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज वो है, नाम से ही पता चल रहा है, किसी ग्रुप को यहां से निकाल के वहां ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा बच्चे? यहां से निकालकर वहां ट्रांसफर करेगा। ग्रुप को ट्रांसफर कर सकता है हाइड्रोजन के अलावा, क्योंकि हाइड्रोजन को तो ये ट्रांसफर कर रहा है, ये हाइड्रोजन के अलावा किसी ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। जैसे ट्रांस एमिनेज हो गया, जैसे काइनेज हो गया। काइनेज हमेशा एमिनो ग्रुप को इधर उधर करता है, फॉस्फेट ग्रुप को इधर उधर करता है। बोलो बात समझ में आती है? कोई भी डाउट नहीं है। सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में आ जाओ बच्चे। हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो वर्ड का मतलब ही वाटर होता है। क्या होता है बच्चे? वाटर। हाइड्रोलाइसिस का मतलब भी ब्रेक डाउन। वाटर की प्रेजेंस में अगर कुछ ब्रेक हो रहा है, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। यहां पर ब्रेक डाउन होता है लार्जर मॉलिक्यूल का स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, एडिशन ऑफ द वाटर। वाटर को ऐड करके हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस का नाम है, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स का नाम है। जो कैटालेज होते हैं वो हाइड्रोलाइसिस करते हैं बच्चे ईस्टर का, ईथर का, पेप्टाइडेज, ग्लाइकोसाइडिक, सीसी, जो सीसी बॉन्ड है बच्चे, सी हेलाइड है ना, पीएन बॉन्ड से, इन सब बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। कुल मिला के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदलते हैं पानी के कारण बॉन्ड को तोड़कर।
एंजाइम यहाँ पर आ सकते हैं, प्रोटीएजेज, अमाइलेजेज, लाइपेजेज, माल्टेजेज, न्यूक्लियेजेज, डाइजेस्टिव एंजाइम जितने भी आते हैं वो सारे यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि डाइजेशन होता ही पानी की प्रेजेंस में है। बोलते हैं ना पानी ज्यादा पियो डाइजेशन अच्छा होगा। एक एक वर्ड क्लियर है, पॉज करके नोट करेंगे। अगली स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत है बच्चे। फोर्थ क्लास आती है लाइजेजेस। क्या आती है? लाइजेजेस। कलर थोड़ा चेंज करते हैं पेन का। लाइजेजेस ध्यान से देखना, ये क्या करता है? हाइड्रोलाइजेज की बिना पानी डालना नहीं है यहाँ पर, रिमूवल करता है ग्रुप का। बात समझ में आती है? डबल बॉन्ड जो होता है वो बना देता है कार्बन कार्बन के बीच में, भाई कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन सल्फर और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। कौन बनाता है? लाइजेजेस डबल बॉन्ड बनाता है। आगे देखो इधर, एल्डोलेस हो गया, कार्बोनिक एनाइड्रेस। कार्बोनिक एनाइड्रेस अभी भी पढ़ा है हमने भाई, CO2 को वाटर के साथ अटैच कर रहा है और क्या बना रहा है? ये बना रहा है H2CO3 कार्बोनिक एंजाइम। तो यहां पर भी ये डबल बॉन्ड ही तो बना रहा है, यहां पर भी ये डबल बॉन्ड ही तो बना रहा है। बोलो बात समझ में आती है? अगला एंजाइम आओ बच्चे, आइसोमरेज। आइसोमर का मतलब ही होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट प्रॉपर्टी चेंज। एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में जो बदलने वाला एंजाइम है उसे आइसोमरेज कैटेगरी में रखते हैं भाई। इंटर कन्वर्जन ऑफ आइसोमर करता है जैसे हेक्सो आइसोमरेज, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइगेस, लाइगेस क्या करता है बच्चे? जोड़ता है दो कंपाउंड को, ज्वाइनिंग ऑफ CO, CS, CN और PO बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स को जोड़ता है। ATP यूज करके जोड़ता है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। ATP यूज करके जोड़ता है। कौन बच्चे? लाइगेजेस। डीएनए को भी जोड़ता है, डीएनए लाइगेज पढ़ा होगा बहुत सारा, है ना? इससे पहले सेल डिवीजन चैप्टर में भी पढ़ाया। PP कार्बोक्सिलेज, रुबिस्को कार्बोक्सिलेज, ये सब क्या है बच्चे? लाइगेजेस एंजाइम है, ये जोड़ने का काम करते हैं मॉलिक्यूल्स को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहां तक इस लेक्चर को देखने के लिए भाई, थैंक यू सो मच। अगर आप थोरेक्स 100 से कनेक्ट होने जाते हो तो यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कहीं पे भी थोरेक्स 100 सर्च करेंगे आपको हमारी यूजर आईडी मिल जाएगी। इस लेक्चर के नोट्स अगर चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना थोरेक्स 100 का, उस पर मिल जाएगा। किसी भी वीडियो का हाथों हाथ तुरंत अपडेट चाहते हो तो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, इन तीनों पे हाथों हाथ अपडेट आते हैं। फेसबुक पे अभी अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, बहुत जल्द वहां भी आने लगेंगे। हम मिलते हैं फोर्थ लेक्चर ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टिल देन ऑल द बेस्ट।